हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट हमारे चैनल पे आपको करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर। आप सभी को पता है सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप सीटेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करके चले जाते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम के क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। बेटा, ये अगस्त 2023 का पेपर है जो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि जो लास्ट के पेपर हुए होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। बेटा, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। बेटा बिल्कुल सही बात है। हमारा जो स्टमक होता है या आमाशय होता है उसके अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या होता है हमारा कि जो हमारा फूड आता है, जो भी हम फूड च्यू करते हैं उसका ब्रेक डाउन करना, ठीक है। और साथ में ये क्या करता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, उसको फैसिलिटेट करता है अपना काम करने के लिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अगर हमारा जो आमाशय में मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो हमारे जो जूसेस सिक्रीट हुए हैं वो भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इसका एजर्शन और रीज़न दोनों ही बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा A and R are true and R is the correct explanation of A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? बेटा समझिए, हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें 74% हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा अवेलेबल होती है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन हमारे पास अवेलेबल होती है ये यूजेबल फॉर्म में नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, इस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब वही प्रक्रिया जिसमें ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेटा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज अ स्प्रिंग हैव लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी? देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। के हमारा कांस्टेंट होता है और एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसके कहने का मतलब क्या है, जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे चारों ऑप्शन में, तो एक पहला ऑप्शन है जिसके अंदर आपका क्या है, स्प्रिंग ना तो कंप्रेस हुआ ना ही पुल हुआ और ऐसे की ऐसे ग्राउंड में हुआ है, यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है बेटा, ज़ीरो। तो सीधी सी बात है, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी हमारी किस में होगी, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। हमें बताना है इनमें से कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म क्या कौन से होते हैं। तो बेटा कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि उन्हें सर्दी या गर्मी जो होती है वो उनके एनवायरनमेंट से ही रेगुलेट करनी पड़ती है। अगर उन्हें ठंड लग रही है तो उनको धूप में जाना पड़ेगा गर्मी के लिए, गर्मी लेने के लिए, और अगर उन्हें गर्मी लग रही है तो उन्हें पानी में जाना पड़ेगा ठंडक के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, बर्ड्स और मैमल्स, ये दो कैटेगरी ऐसी होती हैं, ये हमारी किस में आती हैं, आपकी वार्म ब्लडेड में आती हैं। किस में आती हैं, वार्म ब्लडेड में आती हैं। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स है, जो कुछ भी है, वो हमारे सिर्फ किस में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे पैरेट बर्ड है, पीजन बर्ड है, तो ये दोनों ऑप्शन तो बेटा है ही नहीं। अब हम इन दोनों में बात करते हैं बेटा, तो स्नेक, फ्रॉग, कॉकरोच, हमारे ये सभी कैसे होते हैं, आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बेटा सही होगा। वेल हमारा कोल्ड ब्लडेड नहीं होता, इट्स अ वार्म ब्लडेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट आर यूज फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन सा पेयर बेटा सही है। तो बेटा इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपकी ये दोनों ही यूनिट किसको मेजर करती है हमारा बेटा, एनर्जी को मेजर करती है। एनर्जी कौन सी, यानी कि 1 जूल को। ठीक है, तो हम जब 1 जूल को लिखते हैं तो बेटा इन दोनों यूनिट्स के अंदर ही लिखते हैं, वाट सेकेंड या फिर केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शन विद द सेट ऑफ वर्ड्स। हमें क्या बताना है, पैराग्राफ पढ़ना है और सही इन्हें फिलअप करना है। तो सीधा इसी पे आते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल ऑफ द मदर फ्यूज टू फॉर्म अ। तो बेटा याद रखिएगा, जब फादर का सेल और मदर का सेल फ्यूज होता है तो हमारा क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट हमारा कैसा होता है, यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल होता है। जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है बेटा, उसके बाद क्या होता है आपका, ये जो सिंगल सेल होता है ये आपका बटना डिवाइड होना शुरू हो जाता है इस तरीके से। जब ये डिवाइड होना बेटा शुरू हो जाता है तो ये मल्टी सेलुलर हो जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। जब ये हमारा एम्ब्रियो बन जाता है तो ये क्या होता है बेटा, हमारे जो यूट्रस होती है, ठीक है, यूट्रस पे जाके ये हमारा चिपक जाता है, वहाँ पे जाके ये, उसके बाद क्या होता है आपका, वहाँ पे जाके चिपक जाता है, एम्बेड हो जाता है और फिर वहीं पे आपका जो बेबी का फॉर्मेशन होता है वो होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, फीटस। वो स्टेज जब हम बच्चे के हाथ पैर वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फिजिबल। हमें बताना है बेटा इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ हमारा जो कैल्शियम है, ठीक है, वो जिंक से ज़्यादा पावरफुल है, जिंक से ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका मतलब क्या है, जिंक कैल्शियम को उसमें से रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो बेटा देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब बॉडी रेस्ट में होगी तो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो सीधी सी बात है वो इस तरीके से देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बेटा, ये आप बाकी तो सारे बता ही दोगे, रेस्ट में है तो ये भी आपको देगा और ये भी आपको देगा। अब कंफ्यूजन कहाँ पे है, बी और सी में, इसको समझ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए आपको यहाँ पे किस चीज़ का निकालना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। यानी कि क्या है आपका, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, लेकिन कांस्टेंट चेंज आ रहा है। ठीक है, तभी तो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यदि आप इस वाले ग्राफ को देखोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखोगे, तो अब आपका क्या है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे अगर आपकी क्या है, एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, करेक्ट। तो आपका क्या है, ये यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो मेरे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे को वेलोसिटी देता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है आपकी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, स्पीड देगा, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी देगा। लेकिन हमारी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी हर उस पर सेम रहेगी। ठीक, इस वजह से क्या होगा, आपका जो ये वाला ऑप्शन है ये कट जाएगा। इसका जो बेटा डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे वो कांस्टेंट रह रही है। लेकिन इस वाले ऑप्शन के अंदर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी। तो इसका बेटा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे क्या है, 4 लिक्विड रखे हैं, ए बी
सी एंड डी, इन चारों की क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। अब आपको पूछा गया है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सिंक करता है। ठीक है, सिंक मतलब डूबना, और फ्लोट मतलब तैरना। अब आप देखिए पहला क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी, कोई ऑब्जेक्ट जो लिक्विड सी में फ्लोट करता है। अब सीधी सी बात है बेटा कि लिक्विड सी के अंदर कौन सा फ्लोट करेगा ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा जिसकी डेंसिटी क्या होगी, 924 से क्या होगी, कम होगी। करेक्ट। ये कहते हैं मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। लिक्विड ए की डेंसिटी कितनी है बेटा, 785। तो ये कहते हैं कि वो आपका जो लिक्विड ए है उसके अंदर फ्लोट कर भी सकता है या नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा देखिए अगर आपको मान लो एक मैं आपका ऑब्जेक्ट ले लूँ, ठीक है, उसकी डेंसिटी मैं 800 ले लूँ, अगर वो उसकी डेंसिटी 800 हुई तो सीधी सी बात है बेटा वो लिक्विड ए में डूब जाएगा। लेकिन अगर उसकी डेंसिटी कितनी हुई, 740 हुई, यानी कि इससे कम है लिक्विड ए में, तो वो क्या है बेटा, तैरने लगेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्यों वो आपकी होती है, क्योंकि बेटा क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर एडिशन लॉ को फॉलो करता है, ना कि वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो करता है। ऑल्दो जबकि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तब भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी के अंदर आती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वो वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो करता बल्कि स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। ये पूछते हैं कि कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, हमारे जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सेल है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और हर सेल ऑर्गेनेल्स का अपना डिफरेंट काम होता है। ठीक, तो अब इसके अंदर हमारे प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल इन्होंने दे रखे हैं। तो देखिए बेटा जो प्लास्टिड्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, इन सभी के क्या होता है, इनके अपने खुद के डीएनए होते हैं। लेकिन जो वैक्यूल होता है, बेटा उसके अपना डीएनए नहीं होता। ठीक है, वैक्यूल का काम क्या होता है, वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज का, वेस्ट डिस्पोजल का। ठीक है, आपका इस तरह के ये मतलब बेसिकली क्या है, काम करता है। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड सी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर करेक्ट। हमें बताना है इनमें से कौन से सेल्स के बारे में बात कही गई सही है। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। तो बेटा बिल्कुल गलत बात है ये। देखिए ये बात सही है कि ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उनको हम अपनी ऐसी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो इतने बड़े हो जाते हैं जिनको हम अपनी आई से देख सकते हैं। तो ऑल कहना गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा एमीबिया, एल्गी, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनको हम अपनी आई से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑल हैव सेल वॉल, बेटा सिर्फ जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल्स होती हैं, सभी सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो ये भी गलत। ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। देखिए बेटा हमारे दो तरह के आपके होते हैं सेल, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, एक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसके अंदर नहीं होगी, तो ये बात भी गलत है। ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारी जो बॉडी है बेटा पूरी सेल से बनी हुई है, तो सेल मेम्ब्रेन तो सबके अंदर होगी। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सेलेक्ट द सेट दैट करेक्टली मैचेस द टाइप ऑफ वेस्ट गिवन इन कॉलम ए विद अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन इनटू। आपको क्या है, आइटम दे रखे हैं और उनका डिकम्पोज का टाइम दे रखा है, हमें बताना है किसके साथ क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बेटा आप थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता। आपको पता है बेटा सब जगह न्यूज़ में है कि प्लास्टिक सबसे ज़्यादा टाइम लेती है आपका डिकम्पोज होने में। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक सबसे ज़्यादा सेवरल ईयर्स लेती है, तो यानी कि ए का फिफ्थ। देखते हैं ए का फिफ्थ कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 4 में। उसके बाद बेटा अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके अंदर बनाना पिल, बनाना क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है बेटा, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सबसे कम टाइम लेता है। ठीक है, तो बेटा डी का क्या हो सकता है, सबसे कम टाइम क्या है, 1 से 2 वीक। तो डी का 2, क्या डी का 2 है, बिल्कुल है। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अ फेदर ऑफ मास 15 ग्राम। एक फेदर है जिसका मास कितना है, 15 ग्राम है, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। उसे एक हाइट से ड्रॉप कर दिया। इट इज फाउंड टू फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका क्या है, गिर रहा है। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा। तो बेटा याद रखिएगा जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है। फोर्स हम तब क्या कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी के अंदर जब चेंज होगा। और जब बेटा इसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गिर रहा है, वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसमें बेटा नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आयन। एक आयन दे रखा है बेटा, ठीक है, एक एलिमेंट है एक्स। एक आयन इन्होंने उसका बनाया 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो अब देखिए बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। आपका जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, यानी कि किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होता है उसके जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं इन अ आइडियल सिनेरियो। ठीक, अब देखिए देखिए अब देखिए यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 13 है। ठीक है, तो बेटा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए हमारे, आपके 13 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 13। लेकिन हमारा क्या है, एलिमेंट क्या है, x3 पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होता है, वो जब एलिमेंट दे देता है। तो इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, इलेक्ट्रॉन्स हमारे हुए बेटा 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, आइडियल सिनेरियो में ये 13 ही रहता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसने क्या करा, 3 पॉजिटिव बनाया, यानी कि 3 आपके चार्जेस दे दिए। तो अब इसके पास कितने बचे, 10। तो प्रोटॉन कितना है हमारे पास, प्रोटॉन 13 और इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, 10। तो बेटा अब इसका आप आंसर कुछ देख सकते हैं। आंसर क्या आएगा आपका, 13, 10 एंड 14। ठीक है, और बेटा याद रखिएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। हमें बताना है इनमें से बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आपके कौन से होंगे। तो बेटा मैंने बताया था जितने भी आपके, याद रखिएगा जब भी फ्लावर्स होंगे ना वहाँ पे आपके क्या होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा। तो कुकुम्बर आपका फ्रूट है यूनिसेक्सुअल, कुकुम्बर फ्रूट है यूनिसेक्सुअल, पपाया भी फ्रूट है यूनिसेक्सुअल। तो बेटा इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें बेटा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्लेई सॉइल इज बेटर एरिएटेड देन लूमी सॉइल। नहीं बेटा, जो क्लेई सबसे चिकनी सॉइल होती है ना ऊपर क्लेई सॉइल, तो वो सबसे ज़्यादा आपकी बंधी हुई होती है। बंधी हुई होने की वजह से जो इसमें स्पेस होता है वो कम होता है। स्पेस होने की कम होने की वजह से वो बेटर एरिएटेड नहीं होती बल्कि लेस एरिएटेड होती है लूमी सॉइल से। याद रखिएगा लूमी सॉइल को बेस्ट सॉइल माना जाता है हमारा प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 78 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन रबिंग सरफेस ऑफ ए मैच बॉक्स। जब आप अगर मैच बॉक्स को आप रब करते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें आपके बेटा प्रेजेंट होती है, तो याद रखिएगा ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B secrete their hormone when they receive order from the gland। याद रखिएगा बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड होती है और जब ये ऑर्डर देती है हमारे बाकी की ग्लैंड्स को, तभी वो क्या करती हैं, हमारे आपके हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेज फॉर्म बाय अ पिनहोल कैमरा इज रियल। ये कहते हैं जो इमेज बनाई गई है पिनहोल कैमरा से वो रियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए लाइट ट्रेवल करेगी बेटा स्ट्रेट लाइन में, तभी तो रियल बनेगी। ठीक है, अब हमारे फटाफट करते हैं आपके पेडोलॉजी के क्वेश्चन से। अब आइडेंटिफाई ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं बेटा, वो क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप 10 जनों से पूछोगे तो जो पॉसिबिलिटी है उनके 10 आंसर आने की वो अलग अलग होती है। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। वाई कान ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, तो सीधी सी बात है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन होगा, सबका अलग अलग आ सकता है। व्हाट इज सेलुलोज मेड ऑफ, ज़्यादातर बच्चे इसका सही देंगे। फाइबर ऑर्गेनिज्म सब सही देंगे। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है आंसर चेंज होने की वो ज़्यादा हो जाती है, वो है ऑप्शन नंबर 3। व्हाट वुड हैपन इफ़ ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट सेलुलोज, अगर ह्यूमन डाइजेस्ट कर लेंगे सेलुलोज को क्या क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट करिकुलर प्रैक्टिस करंटली बीइंग फॉलोड इन द स्कूल। तो बेटा ये आप खुद से भी बता सकते हैं। इन्होंने कहा है साइंस एंड मैथ्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लास। तो बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री को साइंस की तरह पढ़ाया जा रहा है, ये बात तो सही है, और साइंस एंड सोशल साइंस ईवीएस की तरह पढ़ाई जा रही है, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज एंगेज इन एक्टिविटी। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें क्या है, वो आपकी जो ऑर्डिनरी टैप का जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सी बात इनके लिए सही नहीं है, मतलब ये कार्य करते हुए कौन सी चीज़ ये इंडिकेटर सही नहीं है। पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट, बिल्कुल सही बात है बेटा, कभी भी मेजर करने से पहले आपको हमेशा जो थर्मामीटर होता है उसे लीस्ट काउंट पर लाना चाहिए। एंश्योर दैट थर्मामीटर डज नॉट टच द वॉल ऑफ बीकर, ये बात बिल्कुल ठीक है। मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस, ये बात बेटा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following cannot be considered as a valid reason for including socio scientific issue in the school curricula। स्कूल करिकुला में किसको हम सही रीज़न नहीं मानते सोशियो साइंटिफिक इशू को इंक्लूड करने का। तो देखिए बेटा सोशियो साइंटिफिक इशू हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हेल्पफुल इन अप्रिशिएटिंग साइंस इज अ डेफिनेटिव प्रिंसिपल। साइंस देखिए कोई डेफिनेट प्रिंसिपल नहीं है, इसके लिए हम कभी इंक्लूड नहीं करते, बाकी रीजंस जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाने के बाद टीचर क्या करती है, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करती है अपने स्टूडेंट्स के साथ। वो क्या करती है, 3 टेस्ट ट्यूब लेती है और उन्हें 3/4 भर देती है। टेस्ट ट्यूब को ABC लेबल देती है और स्नेल को टेस्ट ट्यूब A में, वाटर प्लांट को टेस्ट ट्यूब B में और C के अंदर वो स्नेल और प्लांट दोनों को रखती है और फिर स्टूडेंट से पूछती है कि सबसे ज़्यादा CO2 की मात्रा किस में होगी। तो बेटा अगर आप पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको सीधी सीधी बात है कि टीचर स्टूडेंट से क्या कह रही है, प्रिडिक्ट करने की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है, प्रिडिक्ट, कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगा, अनुमान लगाने की बात कर रही है कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपका होगा। Which of the following is not correct in respect of the activities suggested as a part of extended learning in textbook। पहले बेटा समझे एक्सटेंडेड लर्निंग होती क्या है। एक्सटेंडेड लर्निंग वो होती है बेटा
जिसके अंदर हम स्टूडेंट से कहते हैं कि आप इससे बाहर देखिए, एक तो टेक्स्ट बुक्स हो गई जिनको हमें पढ़ना होता है, हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, और अदर देन अपनी टेक्स्ट बुक और बुक्स को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक्सटेंडेड लर्निंग को लेके कौन सी बात सही नहीं है। दीज आर इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन चिल्ड्रन। हाँ बेटा, ये बात सही है कि ये आपकी जो चिल्ड्रन की नॉलेज है, स्किल्स है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन देता है। दिस फॉर्म्स अ इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर स्टूडेंट इवेल्युएशन। बेटा स्टूडेंट इवेल्युएशन के लिए नहीं करते कभी भी, ठीक है, इसका इवेल्युएशन से कोई लेना देना है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑर्डिनरी नॉट इम्प्लाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी को लेकर कौन सी बात सही नहीं है। कंटेंट अपडेट होना चाहिए, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट होना चाहिए, ट्रिविलाइज फॉर सम लर्नर। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, लर्नर के हिसाब से नहीं। मतलब ये कहते हैं कि आप लर्नर, किसी लर्नर को जो कम इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको नहीं बताएंगे, दूसरे को बताएंगे, ऐसा नहीं होता। जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो सभी को बताया जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए एंड बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ मोस्ट सुटेबल रेशनल फॉर टीम टीचिंग। टीम टीचिंग के लिए सबसे अच्छी बात कौन सी कही गई है इसमें। इट बेनिफिट स्टूडेंट्स विद द डाइवर्स एक्सपर्टीज। कि जो डाइवर्स एक्सपर्टीज होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है, तो बच्चों को वो सारी नॉलेज जानने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation। इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट आपको बताना है स्टूडेंट को स्फेरिकल मिरर का। तो आप इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या लेंगे, आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, और कुछ नहीं है, आप हमेशा स्टील की स्पून का यूज़ करेंगे और इसमें इमेज ऑब्जर्व करने के लिए कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, which of the following is not implied by the statement good science education is true to child, true to life and true to discipline। इनमें से कौन सी बात है जो कि ये नहीं समझाती, इस स्टेटमेंट जो है इसको नहीं अप्लाई कर सकता। तो बेटा है कि साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस एजुकेशन बच्चों को डिसिप्लिन में आपका सिखाता है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।